सीनेट का प्रमुख कार्य विधि निर्माण होगा। एक, विद्यालय शासन को प्रभावित करने वाली संविधियां बनाना और संकल्प पारित करना। दूसरा, सभी मानद उपाधियां प्रदान करना। तीसरा, संबद्ध महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के विभागों में प्रवेश के लिए अनुमोदन देना। चार, कोई भी नई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रारंभ करना। पाँच, संकायों के बीच के विवादों का निर्णय करना। एक को विश्वविद्यालय का शासन देखने के लिए और दूसरे इसके शैक्षणिक कार्य व्यापार की देखभाल के लिए। दो निकायों के प्रबंध के पश्चात अब हमें एक तीसरे निकाय की व्यवस्था करनी है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों के प्रावधान एवं उनके समायोजन के कार्य से युक्त होगा। दूसरे शब्दों में, विश्वविद्यालय की एक केंद्रीय कार्यकारिणी अवश्य होनी चाहिए। यह निकाय बम्बई विश्वविद्यालय के वर्तमान सिंडिकेट की तरह तो हो, किंतु अपने स्वरूप एवं संरचना में उससे पूर्णतः भिन्न हो। अपनी संरचना और कार्य की शर्त दोनों ही रूपों में सिंडिकेट सभी विश्वविद्यालय के निकायों में सबसे कम संतोषजनक है। सर्वोच्च कार्यकारिणी होने के नाते सिंडिकेट के अधिकार में सामान्य मोहर एवं उसका उपयोग विश्वविद्यालय के संपूर्ण राजस्व व संपत्ति का प्रबंध तथा अन्य रूप में प्रदत्त को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी मामलों का संचालन होना चाहिए, परंतु इसके बजाय सिंडिकेट के कार्य व्यापार को अति विस्तृत क्षेत्र में फैला दिया गया है, जिसका अधिकांश भाग सुविधापूर्वक अन्य एवं अधिक उपयुक्त निकायों को सौंपा जा सकता है। कथित कार्यकारिणी में वर्तमान पद्धति तथा सुविचारित निर्णय करने के बजाय बहस करने के कार्य पर ही केंद्रित रही है। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि लेखा मंडल को समाप्त किया जाए तथा इसके कार्य सिंडिकेट को हस्तांतरित कर दिए जाएं, जिसे निम्नलिखित बातें निर्धारित करने का अधिकार होगा। एक, विश्वविद्यालय का वित्त, निवेश एवं लेखा। दो, विश्वविद्यालय में वसूल की जाने वाली विश्वविद्यालय से प्राप्त विशेष सुविधा के उपभोग संबंधी राशि और शुल्क का भुगतान। तीन, आचार्य, शिक्षक, कुल सचिव, पुस्तकालयाध्यक्ष और अस्थायी कर्मचारियों सहित विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदावधि एवं कार्यालय से निष्कासन, कर्तव्य, परिलब्धियां, भत्ते, वेतन एवं सेवानिवृत्ति भत्ते की शर्तें एवं रीति। 4, कर निर्धारकों,
परीक्षकों व परीक्षा मंडल की पदावधि और नियुक्ति की शर्तें एवं रीति। 5 अद्वैतता वृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, पारितोषिक, धन संबंधी तथा सहायता के अन्य प्रावधान एवं अवधि। 6 विद्यार्थियों के निवास हेतु भवन, छात्रावास एवं अन्य परिसर का प्रबंध, रख रखाव और पर्यवेक्षण। 7 विश्वविद्यालय के स्नातक पूर्व के रूप में विद्यार्थियों का 8 विश्वविद्यालय की वास्तविक एवं निजी संपत्ति के लेन देन को देखना। 9 विश्वविद्यालय के कार्य को जारी रखने के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना। 10 विश्वविद्यालय के लिए धन उधार लेना और आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय की संपत्ति को बंधक रखना। 11 विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं में हिस्सा लेना, उन्हें परिवर्तित करना, पूरा करना एवं रद्द करना। 12 विश्वविद्यालय के ऐसे पदाधिकारी, आचार्य, शिक्षक वर्ग, स्नातक, स्नातक पूर्व और कर्मचारी जिन्हें सीनेट के किसी कार्य के अलावा किसी अन्य प्रकार से दुख पहुंचा हो कि किसी भी शिकायत पर विचार करना, निर्णय देना और उपयुक्त समझें तो उसका सुधार करना। 13 संबद्ध महाविद्यालयों में सरकारी अनुदान का नियमन करना, वरिष्ठ सभा, सिंडिकेट और संकाय, इन तीनों निकायों की स्थापना समासन अधिनियम द्वारा की जानी चाहिए तथा ये तीनों परस्पर एक बड़े शैक्षिक विश्वविद्यालय के सभी आवश्यक साधनों की आपूर्ति करने में सक्षम है, परंतु बम्बई विश्वविद्यालय के लिए एक और निकाय की आवश्यकता प्रतीत होती है, विशेषकर उस सुनिश्चित लंबे संक्रमण काल के लिए जो विश्वविद्यालय शिक्षण के केंद्र में रहने वाले मूल महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने से पहले होगा और जिसके निलंबित होने पर वे महाविद्यालय प्रांत के एक या दूसरे नए शैक्षिक विश्वविद्यालय से ही जुड़े रहेंगे, परंतु यदि इस संक्रमण काल के लिए प्रावधान बनाने की समस्या नहीं भी हो, फिर भी किसी बड़े शैक्षिक विश्वविद्यालय के प्रबंध हेतु एक चौथे निकाय की आवश्यकता अनुभव की जाती। मेरे द्वारा प्रस्तावित संगठन की योजना न्यूनाधिक रूप में सत्ता के विभाजन सिद्धांत पर आधारित है। वैधानिक सत्ता का केंद्र वरिष्ठ सभा है, कार्यकारी सत्ता का केंद्र सिंडिकेट और शैक्षिक सत्ता का केंद्र संकाय है, किंतु यदि ये विभिन्न केंद्र शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी समन्वय के करेंगी तो इसका परिणाम विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित के लिए घातक होगा।
संकाय को विश्वविद्यालय संगठन के आधार रूप में लिया गया है और इसे अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करने, उसके पठन पाठन का प्रबंध करने तथा परीक्षा संबंधी कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है, परंतु उन सभी विषयों को नियंत्रित करने के लिए जिनका अधिकार स्पष्ट रूप से संकायों को नहीं सौंपा गया है, एक से अधिक संकायों को प्रभावित करने वाले मामलों को निपटान करने और एक दूसरे संकायों के बीच विवाद खड़ा होने पर अंतिम निर्णय लेने के संबंध में प्रावधान अवश्य बनने चाहिए। न केवल संकायों के समन्वय हेतु एक निकाय की आवश्यकता है, अपितु सिंडिकेट एवं संकायों के समन्वय के लिए भी एक निकाय की आवश्यकता है, अन्यथा अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग द्वारा सिंडिकेट संकायों की शैक्षणिक स्वतंत्रता में गंभीर रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। धन पर नियंत्रण का अर्थ अंततः सभी वस्तुओं पर नियंत्रण है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संपूर्ण शैक्षिक वर्ग के प्रतिनिधि मंडल के साथ सलाह किए बिना सिंडिकेट ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिसका विश्वविद्यालय पर सीधा शैक्षिक प्रभाव पड़ता हो। इस प्रकार चाहे वह संक्रमण काल की विशिष्टता के रूप में हो अथवा विश्वविद्यालय संगठन की अस्थायी विशेषता के रूप में हो। समावेशन अधिनियम में 1/4 निकाय की स्थापना की स्पष्ट आवश्यकता है। मेरा प्रस्ताव है कि उस निकाय को विद्या परिषद के नाम से पुकारा जाए। इसके कार्य अंशतः परामर्शदात्री और अंशतः कार्यकारी होंगे। इसके कार्यकारी क्रियाकलापों में विनिमय द्वारा निर्धारित या अन्य प्रकार से भी सभी मामले शामिल होंगे जिनका संबंध निम्नलिखित से है। नंबर 1, संकाय की अथवा संकायों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठकों के लिए आवश्यक कोरम। 2, किसी भी शैक्षिक मामले से संबंधित निकाय या अन्य किसी विश्वविद्यालय के साथ इस विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से गठित मंडल सहित सलाहकार एवं अन्य मंडलों के अधिकार एवं कर्तव्य। 3, विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली सम्मानार्थ उपाधियों और विशेष योग्यताओं के लिए अर्हताएं और इन उपाधियों को देने के संबंध में अपनाए जाने वाले उपाय। 4, संबद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण। 5, महाविद्यालयों की संबद्धता एवं असंबद्धता। 6, अध्येता वृत्ति, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनी और आर्थिक तथा अन्य सहायता की अवधि। 7, स्नातकों एवं स्नातक पूर्वों के बारे में विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनुशासन का लागू किया जाना।
8. सीनेट में हुई अपील के परिप्रेक्ष्य में स्नातकों एवं स्नातक पूर्वों को विश्वविद्यालय की सदस्यता से वंचित करना, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों, विशेष योग्यताओं की वापसी। विद्या परिषद के सलाहकारी कार्य इस प्रकार होंगे। 1. विद्या परिषद से रिपोर्ट देने के लिए आग्रह किए बिना और उस रिपोर्ट की प्राप्ति के बिना स्नातक पूर्व एवं स्नातकोत्तर दोनों वर्गों की विश्वविद्यालयीन शिक्षा के संगठन, सुधार और विस्तार से संबंधित किसी भी विषय पर सिंडिकेट कोई भी निर्णय नहीं लेगा। 2. विद्या परिषद से रिपोर्ट देने के लिए आग्रह किए बिना और उस रिपोर्ट की प्राप्ति के बिना सिंडिकेट संकायों के लिए सामान्य निर्देश जारी नहीं करेगा या किसी अन्य संकाय की अपील पर वह किसी संकाय, समिति या मंडल के कार्य की ऐसे निकायों के पदाधिकारी या प्रतिनिधि के निर्वाचन को छोड़कर समीक्षा नहीं करेगा या उसे भविष्य के कार्य के लिए निर्देश भी नहीं देगा। 3. विद्या परिषद से रिपोर्ट देने के लिए आग्रह किए बिना एवं उस रिपोर्ट की प्राप्ति के बिना सिंडिकेट शैक्षिक वर्ग की कोई नियुक्ति नहीं करेगा। सीनेट, सिंडिकेट एवं विद्या परिषद की संरचना एवं शक्ति वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने न्यू कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्तावित की है। मैं समझता हूँ कि नामों में परिवर्तन करना और अच्छा होगा। नए विश्वविद्यालय की वरिष्ठ सभा को कोर्ट तथा सिंडिकेट को स्टेट के नाम से पुकारा जाना अधिक अच्छा होगा। मैं यह प्रस्ताव भी रखता हूँ कि वायसराय को विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होना चाहिए। प्रश्न 16. बम्बई विश्वविद्यालय बहुत अच्छी तरह से का परीक्षाओं के संचालन, खा पाठ्यक्रम के निर्धारण और गा पाठ्य पुस्तकों के निर्धारण संबंधी कार्यों को पूरा कर रहा है, परंतु ऐसा लगता है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों पर पड़ने वाले इस सबके हानिकारक प्रभाव की ओर विश्वविद्यालय ने कभी ध्यान नहीं दिया। विश्वविद्यालय के शिक्षक जिस ढंग से पढ़ाना सर्वोत्तम समझें, उसके लिए उन्हें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हो तथा उन्हें किसी कठिन पाठ्यक्रम में न बांधा जाए, यह ऐसी समस्या है जिसे इस समिति द्वारा हल की जाने वाली सभी समस्याओं में सबसे आगे रखना चाहिए। यदि शिक्षकों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी तो विद्यार्थियों के लिए भी स्वतंत्रता आएगी। इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों का समुचित पूर्वोपायों के साथ ही
अपने विद्यार्थियों की शिक्षा एवं परीक्षा पर संपूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और इस कार्य को संभव बनाने के लिए विश्वविद्यालय को भी उसी प्रकार संस्थापित करना होगा। प्रश्न 17। परीक्षा के अतिरिक्त महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के अन्य कार्यों पर भी विचार करना चाहिए। उच्चतर उपाधियों के लिए शोध प्रबंध और मौखिक परीक्षाएं भी होनी चाहिए। प्रश्न 18 और 19। बम्बई विश्वविद्यालय को संपूर्ण विश्वविद्यालय बनाने के लिए इसमें अभियांत्रिकी, कृषि, ललित कलाएं, प्रौद्योगिकी और संगीत के भी संकाय होने चाहिए। प्रश्न 20। स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए अध्ययन अवधि 4 वर्ष की होनी चाहिए। ऐसा मैं केवल सामाजिक विज्ञानों के लिए बता रहा हूँ। 2 वर्षों के 2 चरण हों। प्रथम चरण के समाप्त होने पर अभ्यर्थी एमए की उपाधि का हकदार हो जाना चाहिए। उसे अपने अत्यधिक रुचि वाले केवल एक विषय में ही विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए। जांच के लिए एक लिखित परीक्षा होनी चाहिए जिसमें लगभग 75 पृष्ठ का एक टंकित निबंध भी हो, जो मूल स्रोतों के उपयोग करने एवं उस पर आलोचना कर सकने की कला में उसकी दक्षता दिखाता हो। दूसरे चरण की समाप्ति पर अभ्यर्थी पीएचडी की उपाधि का हकदार हो जाना चाहिए। इसकी जांच में मौखिक परीक्षा हो तथा प्रकाशन योग बड़े और अच्छे आकार का एक शोध प्रबंध भी होना चाहिए। एमए में लिए गए सर्वाधिक रुचि वाले विषय के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में अभ्यर्थी द्वारा किए गए शोध इसमें शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी उन 2 विषयों के लिए जो उसके सर्वोत्तम रुचि वाले तथा कम रुचि वाले विषय से संबंधित होंगे, अपने आप को एक मौखिक परीक्षा हेतु प्रस्तुत करेगा। यह व्यवस्था विशेषज्ञता को विस्तृत आधार देगी। प्रश्न 21। इस प्रकार की कुछ उपाधियों का होना अच्छा हो सकता है। प्रश्न 22। आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति एवं अध्येयता वृत्ति के द्वारा। 23। प्रश्न 23। विश्वविद्यालय मुद्रणालय एवं प्रकाशन विभाग का होना परमावश्यक है। इसके अभाव में स्नातकोत्तर कार्य में बहुत बाधा पहुँचेगी। प्रश्न 24। प्रश्न 11 से 13 के उत्तर देखें। प्रश्न 30। बम्बई विश्वविद्यालय को बम्बई तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए। नए विश्वविद्यालय अपने विभाग खोले, किंतु यदि नए विश्वविद्यालय की रचना महाविद्यालयों को लेकर करनी है, तब प्रत्येक महाविद्यालय केवल एक विषय पढ़ाने तक ही अपने को सीमित रखे। प्रश्न 31-33। प्रश्न 36-39 के उत्तर देखें। प्रश्न 34। शिक्षा का प्रसार विश्वविद्यालय का एक विशिष्ट कार्य होना चाहिए, किंतु इस
लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में देसी भाषा को नहीं अपनाता है, जो कि वर्तमान अवस्था में दूर की बात है। प्रश्न 35। विश्वविद्यालय के शैक्षिक मामलों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से संकायों को सौंप दिए जाने चाहिए, परंतु विश्वविद्यालय के विधायी एवं प्रशासनिक मामलों पर सरकार का कुछ नियंत्रण होना चाहिए। इसे सरकार को विश्वविद्यालय की कोर्ट एवं सीनेट के मनोनयन द्वारा प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न 41 से 44। मुझे इन प्रश्नों को नवगठित संकायों के लिए छोड़ देना चाहिए। मेरे विचार में ऑनर्स पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को हल्की शिक्षा ही प्रदान करती है। प्रश्न 45-46। मैं शिक्षा माध्यम के रूप में देसी भाषा के प्रयोग के संबंध में एक सशक्त सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हूँ, लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस समस्या का समाधान तब तक नहीं ढूंढा जा सकता है जब तक कि भारतीय जनता यह निश्चित न कर ले कि सामान्य बोलचाल के लिए वह किस देसी भाषा को चुनती है। प्रश्न 52। मैं समझता हूँ कि पिछड़े वर्गों और विशेषकर दलितों के मध्य विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। प्रश्नावली के संबंध में अपने उत्तरों को समाप्त करने से पूर्व एक अच्छे पुस्तकालय के निर्माण की प्रति समिति द्वारा दिखाई गई अत्यधिक उदासीनता के लिए मैं आश्चर्य व्यक्त करना चाहूँगा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसी प्रथम श्रेणी पुस्तकालय की समृद्धता के बिना कोई विश्वविद्यालय कैसे कार्य कर सकता है।